हाँ, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हमारे प्रिय भाई हर्षवर्धन जी, आप सभी लोग शायद जानते होंगे, शर्मा जी से हम तो व्यक्तिगत मिल भी चुके हैं, दिल्ली में हम मिल चुके हैं इनसे। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं स्वयं जानता हूँ कि आपका दिल्ली में सोया का बहुत अच्छा व्यवसाय है और आप खुद जो है एक बहुत अच्छे, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। तो आपका यहाँ पे बहुत-बहुत स्वागत है, हर्ष भाई। और हम अब मैं चाहूँगा कि मैं कम से कम बोलूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। तो आप सबसे पहले यहाँ पर सभी लोगों को अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए। ये मेरा नाम है हर्षवर्धन शर्मा और मैं 2017 से सोया मिल्क और सोया मिल्क से रिलेटेड बिजनेस कर रहा हूँ। सोया मिल्क बनाते हैं, हम टोफू बनाते हैं, यूबा बनाते हैं और 2017 से कर रहा हूँ। और पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो स्कीम है उसमें लोन लेके मैंने अपना काम शुरू किया था। अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और बाहर से भी बनवाते हैं कुछ प्रोडक्ट, दोनों तरह से हम काम करते हैं। हुँ, 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 हुँ। मुख्यतः जो सप्लाई है वो मेरी इंस्टीट्यूशनल है 5 स्टार्स में, और इसमें रिटेल में हम थोड़ा कम ही काम करते हैं। वेरी गुड। बाकी अब आप बताइए त्रिपाठी जी। अच्छा, ये बताइए आप जैसे कि जितना मुझे मालूम है कि आप इस व्यवसाय को 5 सालों से कर रहे हैं, तो ये हाँ थोड़ा-सा जी। नॉन कन्वेंशनल है 5 साल पहले के हिसाब से। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि इस व्यवसाय को करना है? कोई आपका ऐसा बैकग्राउंड है या मतलब कैसे आपके दिमाग में ये बात आई? नहीं, बैकग्राउंड तो नहीं है मेरा। बैकग्राउंड तो मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट था। पहले मैं सेल्स में था। मैं टाटा टेली सर्विसेज का कॉर्पोरेट सेल्स पार्टनर था, एयरटेल का कॉर्पोरेट सेल्स पार्टनर था। उसके अलावा आइडिया का इंडिविजुअल सेल्स पार्टनर था। एमटीएस जब लॉन्च हुई तो उनके साथ था मैं। फिर 2G स्कैम के बाद आपको पता ही है, मार्केट एकदम गिरती चली गई, तो टेलीकॉम में ऐसा कुछ बचा नहीं। मार्जिन्स बिल्कुल लो हो गए, तो रेवेन्यू बहुत कम हो गया था, कंपनियों का ही कम हो गया, तो उन्होंने हमें देना कम कर दिया। तो मैं फिर बाहर दूसरे फील्ड में आया, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम किया था कुछ समय। फिर वहां पे जिस जगह पे हम कर रहे थे वहां थोड़ी गुंडागिर्दी थी, तो धमकियां आने लगी जान वान की, तो वहां से छोड़ा। फिर ये था कि सोया का बिजनेस अपना करें, मैन्युफैक्चरिंग अपनी रहेगी, सब कुछ अपना रहेगा, ब्रांड अपनी रहेगी। तो ये इसमें पहुंचे थे एनएसआईसी। और एनएसआईसी से मैंने ट्रेनिंग ली थी ये सोया मिल्क बनाने की। एक भोपाल में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो बहुत अच्छा बनाना सिखाते हैं, तो उसके बाद शुरू किया था। अच्छा, आपने अभी बोला ट्रेनिंग लिया था, ये ट्रेनिंग कौन देता है? इसकी क्या क्राइटेरिया क्या है? कितनी इसमें पैसा कितना लगता है? ट्रेनिंग वैसे बढ़िया ट्रेनिंग, अगर आपको ट्रेनिंग लेके काम शुरू करना हो तो भोपाल में एक इंस्टीट्यूट है। मैं ग्रुप के अंदर उसका पूरा एड्रेस और डिटेल वगैरह शेयर कर दूंगा। वो सबसे बढ़िया ट्रेनिंग सोया प्रोडक्ट्स की वही देते हैं। बहुत डिटेल ट्रेनिंग देते हैं। फीस भी लेते हैं अच्छी। गवर्नमेंट ही चलाती है उस इंस्टीट्यूट को। फीस भी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा नहीं है उनकी। 10-11 हज़ार रुपए की फीस है। और एक महीने का भी कोर्स है उनका, 15 दिन का भी है। वो बहुत अच्छे से कराते हैं, तो वहां से आप ले सकते हैं ट्रेनिंग। हुँ, हुँ। बाकी दिल्ली में तो छोटी मोटी होती हैं, उसमें आपको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी जो इधर उधर का आप करेंगे। वो बड़े बाहर बाहर की ट्रेनिंग करवा देते हैं, फिर आप जब बिजनेस करने उतरेंगे तब आपको एक अलग वो नजर आएगी। भोपाल में वो काफी क्या कहते हैं, रियलिटी के आसपास की चीजें आपको बताते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब पहले नंबरों पे आ जाते हैं। मैं इंजीनियर हूँ और बिज़नेसमैन भी हूँ, तो और वैसे भी यहाँ पे जितने लोग हैं, सभी लोगों को जो नंबर्स हैं, नंबर्स हमेशा पसंद आते हैं। तो पहले कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने जब ये अपना ये व्यवसाय आरंभ किया, तो इसकी फंडिंग कहाँ से हुई? पैसे कहाँ से थे? त्रिपाठी जी, आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके। बाद में ये लास्ट लाइन मिस हो गई पूरी। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि आपका जो ये आपने जब ये व्यवसाय आरंभ किया, तो इसके पैसे आपके पास में कहाँ से आए? आपका मतलब सेविंग थी या आपने कहीं से लोन लिया था या कैसे आरंभ किया था? इस सेविंग तो बहुत ज्यादा ऐसी कुछ थी नहीं उस टाइम पे। वो आपको मैंने शुरू में बताया कि मैंने पीएमएजीपी में लोन लिया था, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हाँ, केवीआईसी के थ्रू लोन देते हैं वो, खादी बोर्ड के थ्रू लोन आता है उनका। हुँ, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई होता है उसमें। वेरी आप
गूगल पे पीएमईजीपी पोर्टल लिखेंगे या पीएमईजीपी ऑनलाइन लिखेंगे तो वो आपको केवीआईसी की वेबसाइट पे भेज देगा, खादी बोर्ड की। वहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका प्रोजेक्ट पूरा बना होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर होनी चाहिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें 5 साल का प्रोजेक्शन वगैरह आप देंगे बिजनेस का। वो देने के बाद जब आप वहां लोन अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो आगे आपके बैंक को फॉरवर्ड करते हैं। आपकी फाइल आप ही के बैंक को फॉरवर्ड करते हैं। आप जब लोन अप्लाई करेंगे तो उसमें मेंशन करेंगे कि आपकी 2 बैंक पहले मांगते थे, अब शायद सीन चेंज हो गया होगा क्योंकि अब तो सब कुछ आधार से लिंक्ड है। जब पहले था कि एक प्राइमरी बैंक आपका, अगर और एक सेकेंडरी बैंक, अगर आप पहले वाला बैंक नहीं करता तो सेकेंडरी बैंक। और ये मैं बता दूं, प्राइवेट बैंक कोई पीएमईजीपी में इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे आपको, क्योंकि ये कोलेटरल फ्री लोन होता है। इसमें कोई आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, कुछ भी रखा नहीं जाता। 10% की जो कैपिटल है वो आपको लगानी होती है अपनी, और रेस्ट जो है 90% उसका गवर्नमेंट आपको लोन अरेंज करवाती है। ये जनरल के लिए है। और जो आरक्षित मित्र हैं हमारे, उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया। उनके उनको 5% की मार्जिन मनी रखनी होती है अपनी तरफ से। 95% का लोन गवर्नमेंट करवाती है, और मतलब बैंक करवाता है, गवर्नमेंट प्रमोट करती है। गवर्नमेंट लोन नहीं देती यहाँ पे आपको, बैंक ही लोन देगा। गवर्नमेंट आपको रिकमेंड करती है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से सहूलियत ये देती है पीएमईजीपी में, सब्सिडाइज लोन होता है। सब्सिडाइज ऐसे होता है कि जनरल को 15% की सब्सिडी होती है। जैसे मेरे को 15% की मिली थी, मेरा 8.5 लाख के करीब का लोन था, तो मेरी 1,32,000 समथिंग की सब्सिडी आई थी। तो आप ये कह सकते हैं जितना इंटरेस्ट मैंने लोन के दौरान दिया, अपने लोन के ऊपर दिया, वो सरकार ने मेरे को सब्सिडी के रूप में वापस कर दिया। तो मैंने जितना लिया उतना ही वापस किया। आरक्षित वर्ग को यहाँ पे लोन मिलता है 25%, और महिलाओं को मिलता है, जनरल को 25, आरक्षित को 35। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज है, जितना ले रहे हो उससे भी कम पे करना पड़ता है। 10 लाख लोगे तो 2.5 लाख गवर्नमेंट वैसे दे देगी आपको, लगभग इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला के आप 8.5 या 9 ही वापस गवर्नमेंट बैंक को करते हो। इफ यू डोंट माइंड, टिपिकली यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के जो है ना सरकारी काम से, हम लोग सभी लोग बिजनेस में हैं, तो सभी के दिमाग में सरकारी जब भी काम आ जाता है ना तो थोड़ा सा ब्राइब और वो एंगल दिमाग में सबके रहता है। प्रैक्टिकल बात है। तो आई अंडरस्टैंड कि जो है ना आप इसका क्लियर आंसर ना देना चाहें तो, पर नहीं मेरा देंगे सिंपल क्वेश्चन है क्लियर कि इसमें एक्चुअली। लोनिंग में आपकी क्या डिफिकल्टी रही? लोन में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है पीएमएजीपी में स्पेशली, क्योंकि पीएमएजीपी में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। ये लगा लीजिए आप कि पीएमएजीपी में जो बैंक नए बंदों को जो लोन देता है, उसमें से 80% लोग वापस ही नहीं करते हैं लोन। इसलिए बैंक क्या करता है, जो उनका पीएमएजीपी का टारगेट होता है, वो यूजुअली क्या करते हैं, वो जो उनके ऑलरेडी भरोसे के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वो उनको देके अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं। अगर वो अननोन को दें तो उनका ये मान के चलिए आप 70 से 80% लोग पहली 2 किश्तें दे के तीसरी पे गायब हो जाते हैं, और कोई वो नहीं होता, आना नहीं होता। आपकी आवाज चली गई है। जस्ट वेट, आपकी अब आई। हाँ, लगता है हर्ष भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? मैं एक मिनट फिर से मैं अनम्यूट इनको करता हूँ। हेलो। हाँ, आई आवाज आई। हाँ, मेरे केस में भी मेरे को काफी चैलेंजेस आए, क्योंकि मेरे पास कैपिटल तो थी नहीं काम करने के लिए। सही बताऊं, उस टाइम बड़ा इश्यू था। तो मेरे बैंक ने भी मेरे को बहुत घिसाया। 6 महीने तक मैं इधर उधर करता रहा। बड़ा मुश्किल रहा बैंक को कॉन्फिडेंस में लेना। तो अगर आपका कोई बैंक में बहुत अच्छी बातचीत है, आपका अकाउंट बहुत अच्छे से मेंटेन है, प्रीवियस रिकॉर्ड आपका अच्छा है, तभी आप बैंक में जाइए, वरना अपनी कैपिटल का आप इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। पीएमएजीपी के सहारे नहीं कर सकते आप, या मुद्रा लोन, किसी भी लोन के सहारे ये काम नहीं कर पाएंगे आप। थोड़ा कैपिटल आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। अब आपने फंडिंग का इंतजाम कर लिया, जैसा आपने बताया अराउंड 8 to 8.5 लाख की फंडिंग हुई। ओके, अब आते हैं लीगलिटीज पे।
इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लीगलिटीज क्या चाहिए, लाइसेंसेज और जो रजिस्ट्रेशन, उनकी बात करते हैं। लाइसेंस तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। एफएसएसएआई, जब भी आप कोई फूड प्रोडक्ट का काम करते हैं तो इंडिया के अंदर एफएसएसएआई एक संस्था है गवर्नमेंट की, जिसके साथ आपको जुड़ा होना जरूरी है। अभी एफएसएसएआई के दो तीन तरह के एक्चुअली वो होते हैं। एक होता है सिर्फ रजिस्ट्रेशन। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है, आपने 100 रुपए की फीस दी, जमा करवा लिया। उस पे भी अब आजकल ऑनलाइन का जमाना है, लोग बहुत छोटे मोटे काम सीख गए हैं। कई लोग काम ही यही कर रहे हैं कि हम आपको लाइसेंस दिला देंगे, इतनी फीस ले लेते हैं। तो सिर्फ एफएसएसआई के रजिस्ट्रेशन के लोग 5 से 10 हजार रुपए ले लेते हैं, जो मात्र 100 रुपए का कोई भी आदमी कर सकता है। एफएसएसआई की वेबसाइट पे जाके अपना जीएसटी नंबर डाल के अपलोड करके। एक वो होता है। एक होता है उनका स्टेट का लाइसेंस। जैसे आप सपोज करो सिर्फ यूपी में काम करना चाहते हैं, तो उनका स्टेट का लाइसेंस होता है। वो उसकी फीस रहती है, जो लीगल फीस बता रहा हूँ आपको, वो 7,500-8 हजार के करीब होती है। और भी बढ़ी हो तो ध्यान नहीं मेरे को, जब हमने किया था तब 7,500-8 के करीब थी। एक होता है नेशनल का लाइसेंस, ऑल इंडिया का लाइसेंस। उसकी फीस भी 7,500-8 के करीब ही होती है। लेकिन उसमें सारी चीजें होती हैं, टेस्टिंग दोनों में होती है, स्टेट और नेशनल में। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां की आपको पानी की रिपोर्ट देनी होती है, और आपका जो प्रेमिसेस है उसकी पूरी आपको ब्लूप्रिंट देना होता है कि आप कहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, पानी की निकासी कहाँ पे रहेगी, स्टोरेज कहाँ रखने वाले हैं, रॉ मटेरियल कहाँ रखेंगे, बनने के बाद कहाँ रखेंगे, ये सब होता है। लेकिन ये सब यहाँ पे लाइजनिंग वाली बंदे मिल जाते हैं आपको। वो 35-40 हजार रुपए की फीस लेंगे और वो आपका सारा काम कर लेंगे उसमें। जो एफएसएसआई का जो फूड इंस्पेक्टर है वो आपके पास आएगा भी नहीं। आपने खुद किया तो वो जरूर आएगा और सीधा लाके 1.5-2 लाख रुपया मांगेगा आपसे। वो बहुत परेशान करते हैं, तो इससे बेहतर है लाइजनिंग वाले से ही कर लो। मैंने जिंदगी में कहीं कोई रिश्वत नहीं देना मैं पसंद करता, कहीं भी नहीं दी है। लेकिन यहाँ पे मैंने लाइजनिंग वाला ले लिया था क्योंकि मेरे को पता था फूड इंस्पेक्टर खून निकाल देगा, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई हार्डकोर लाइसेंसिंग की और कोई जरूरत नहीं होती है। एफएसएसआई का लाइसेंस बहुत होता है। और अगर आप किसी मेजर सिटी के बाहर काम करना चाहते हैं, मतलब ये जो 5 मेट्रोज हैं इसमें नहीं करते, तो बेस्ट है आप सिर्फ एक एफएसएसआई का 100 रुपए वाला रजिस्ट्रेशन करवाइए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन। लाइसेंसिंग अलग चीज होती है, रजिस्ट्रेशन अलग होता है। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके साथ अपना काम शुरू करिए। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अच्छा, जीएसटी। जीएसटी तो चाहिए, वो तो आप जीएसटी, कुछ भी बिजनेस करेंगे। राइट। हाँ। ये आपका कौन से स्लैब में आता है? हमारा आता है ये सोया, एक्चुअली ये डिफरेंट में आता है। सोया मिल्क जो है वो 12% की में है। हम्म। कई लोग मिल्क से मिल्क काउंट कर लेते हैं। इंडिया में मिल्क पे नहीं है, पर इसमें 12% है। और उसी तरह सोया, ये सीड में भी आता है। ऑयल पे अलग रहता है। कई लोग कहते हैं कि सोया से ऑयल बनता है, उसमें 5% है, हमारे इस में सोया मिल्क अगर आप बना रहे हैं, सोया टोफू भी बना रहे हैं, दोनों 12% में आएंगे। ओके, ओके, ऑलराइट। अनदर नंबर। हाँ, अभी मेन बात पर जाने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे आप इस बिजनेस में काफी टाइम से हैं, तो ओवरऑल इसमें जो है ना प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? आई नो ये जो है ना ये टफ आंसर होता है, पर नहीं टिपिकली जो है ना नहीं, हर टफ आदमी कुछ नहीं है। इसी को देखता है, या कि किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। हम्म, आप जो बंदे बिजनेस कर रहे हैं वो ये बात समझ सकते हैं। आप जितना कम माल बेचेंगे आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही कम रहेगा, बल्कि हो सकता है आप कम माल लॉस पे ही बेच रहे हैं। और जितनी जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, जितना माल ज्यादा जाने लगता है, उतना प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ने लगता है। अभी सोया का रेट जो चल रहा है बल्क में, आप अगर होलसेल में उठाते हैं तो 60 से 70 रुपए का चल रहा है। बिफोर कोरोना ये लगभग 50 से नीचे था। कोरोना के टाइम पे 125 रुपए की पहुंच गई थी सोयाबीन। होलसेल रेट बता रहा हूँ मैं आपको। रिटेल में तो 160-70 थी। अभी होलसेल रेट जो है वो 60 से 70 रुपए आ गया है। तो 60 से 70 रुपए का तो उसका प्राइस हो जाता है। बाकी प्राइसिंग डिपेंड करती है आप कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में करने पे बहुत
थोड़ा ज्यादा रहता है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। इसमें हमें बॉयलर चलाना होता है, कॉन्टिन्यूसली बॉयलर चलता है जब सोया मिल्क बनता है, क्योंकि स्टीम का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उसके लिए गैस लेनी पड़ती है, वो बहुत महंगी पड़ती है। जबकि यही काम अगर आप कहीं रूरल एरिया में करेंगे तो वहां पे आप दूसरा बॉयलर ले सकते हैं, जो लकड़ी या इन सब चीजों से जलाया जा सकता है। अदर ईंधन कह सकते हैं आप जिसे, को कोयला या गोबर से जला सकते हैं। दिल्ली में ये सब अलाउड ही नहीं है। सोलर से कोई भी ना जला कोई सकते हैं क्या? सोलर से नहीं चल पाएगा, बहुत ज्यादा इसमें भाप जो है बहुत ज्यादा चाहिए होती है। और दूध का टेम्परेचर एक बार 100 प्लस लेके जाना होता है, 100 प्लस। तो सोलर से बात नहीं बन पाएगी। ओके ऑलराइट ओके। तो ठीक है ऑलराइट, हम अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो फंडिंग हो गई, लाइसेंसिंग हो गई। अब ये भी हमें मालूम पड़ गया कि जो है ना इसका मार्जिन कैसे निकल के आता है। अब आते हैं असली बात पे, प्रोडक्शन पे। ओके, तो हाउ टू स्टार्ट द प्रोडक्शन। आप ये समझिए कि मैं जो है ना, मैं 5 साल का बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब आप मुझको बताइए कि जो है ना इसको मैं कैसे जो है प्रोडक्शन में लाऊं। ये प्रोडक्शन सोया मिल्क बनता कैसे है, मैं वो आपको बताता हूँ। सोयाबीन का दाना सबने देखा होगा, मटर या लोबिया जैसा होता है बिल्कुल। जब सोया चंक देखते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। लोबिया अगर आपने खाया हो या मटर देखिए, वैसा दाना निकलता है उसका। उसको भिगो के रखा जाता है। जैसे सर्दियों में अगर हम कर रहे हैं तो सर्दियों में 10 से 12 घंटे भिगोते हैं, और गर्मियों में कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे में काम हो जाता है। और वो 1 किलो सोया जो है भिगोने के बाद लगभग 3 गुना हो जाती है। उसके बाद ग्राइंडर होता है एक हमारा। ग्राइंडर में डाल, पहले तो मतलब भिगो लिया, उसके बाद साफ वाफ कर ली, सब अच्छे से सोया साफ कर ली। फिर उसे ग्राइंडर के अंदर डाल के पूरा एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा अपने घर की मिक्सी में किसी चीज का पेस्ट बन जाता है, तो पेस्ट बना दिया जाता है। और 1 किलो सोया के ऊपर 7 लीटर पानी डाला जाता है। 1:7 चलता है। ये जो है, ये परफेक्ट विस्कोसिटी वगैरह आती है उसकी। कई लोग कम भी करते हैं, कई लोग ज्यादा भी कर देते हैं। तो वो ग्राइंड करते समय उसमें 7 गुना पानी मिला के ग्राइंडर चलता रहता है, और ये चलता रहता है। उसके अलावा उसी टाइम हम स्टीम भी उसमें पास ऑन करते जाते हैं। स्टीम जो भाप आ रही होती है एक बॉयलर से यहाँ पे शिफ्ट हो रही होती है। ये सारे में टेम्परेचर जो है एक बार 100 टच कराते हैं हम, क्योंकि उसमें ये 100 टच इसलिए कराते हैं, वही पाश्चराइजेशन जो आपने देख सुना ही होगा, दूध की इम्प्योरिटीज जो है वो खत्म हो जाती हैं। उसके बाद जो, अब वो पूरा जो घोल बनता है, पेस्ट बनता है, जो मतलब आप ये कह सकते हैं एक तरह से, उसमें उसको निकाला जाता है। वहां पे एक फिल्टर बैग होता है, उस फिल्टर बैग में निकाला जाता है। जो फिल्टर बैग में जो सोयाबीन का जो बुरादा होता है वो अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। तो वहां से दूध अलग हो जाता है, दूध ले लेते हैं जैसे। अब आपको अगर उसमें टोफू बनाना है तो टोफू 90 डिग्री के करीब हम उसे फाड़ देते हैं। 90 डिग्री पे फाड़ने पे टोफू के अंदर फर्मनेस और पकड़ आ जाती है। अगर आपने ज्यादा ठंडा कर दिया, वो 80 या 80 से नीचे आ गया, तो वो पकड़ नहीं पाएगा आपस में, मतलब पकड़ शेप नहीं आएगी और भुरभुरा होके फैल जाएगा। तो 90 पे फाड़ा जाता है वो। कोगुलेंट आप अपना तैयार रखते हैं तब तक। और जब फाड़ देते हैं तो उसके बाद प्रेशर होता है, जो प्रेस करने के लिए उसमें डालते हैं, पूरा पानी वानी सब निकाल देते हैं। प्रेस करके उसे शेपिंग के लिए रख देते हैं। और जो रेसिड्यू जो बचता है, कई मित्रों के क्वेश्चन थे कि जो बाई प्रोडक्ट के लिए बचता है, देखिए बाई प्रोडक्ट कुछ बन नहीं पाया है अभी तक। जैसे मतलब बड़ी बड़ी यूनिट है हिंदुस्तान में, लेकिन कुछ बना नहीं पाई है, क्योंकि जो उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो एक ही काम आता है ऑल इंडिया थ्रू आउट, वो है एनिमल फीडिंग के लिए। और उसका कुछ काम नहीं है। उसका और कुछ काम हो तो उसमें और खर्चा बढ़ जाता है। बट खर्चा कैसे बढ़ जाता है, वो गीला होता है निकला हुआ, उसको ड्राई करना पड़ता है। वो ड्राई हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ड्राई करने के लिए जो मशीन लगती है उनकी बहुत कॉस्ट होती है, बिजली एकदम पार हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, चाहे सब के सब जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो सब के सब एनिमल फीडिंग के अंदर उसे तुरंत दे देते हैं। तुरंत ही देना होता है। तुरंत कहने का मतलब है, जैसे आप आज काम कर रहे हो, तो अब पूरे दिन आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि 5 बजे तक हम काम करने वाले हैं, तो 5 बजे आपके पास वो बंदा होना चाहिए एनिमल फीडिंग वाला, कि वो आए और ले जाए तुरंत। क्योंकि क्योंकि देखिए,
सोया के अंदर बहुत प्रोटीन होता है। सोया का जो सूखा दाना होता है उसमें लगभग 35% प्रोटीन होता है। और जो भी चीज जिसके अंदर प्रोटीन होता है वो बहुत जल्दी बदबू मारती है और खराब होना शुरू हो जाती है एक बार अगर उसे मॉइस्चर लग जाए तो अगर आपने उसे जल्दी बुला लिया तो ठीक है, नहीं तो उस पर भुनगे भुनगे आने लग जाएंगे कीड़े वगैरह। और कहीं आपने उसे रात को अपनी फैक्ट्री में छोड़ दिया तो सुबह तो आप घुस ही नहीं पाएंगे फैक्ट्री में। ओके, ओके, ऑलराइट। अच्छा शर्मा जी, एक जो चीज मुझसे मिस हो गई, मुझे ये समझ में आ गया कि जो है ना, आप जो है 1 kg बीन में 7 लीटर पानी मिलाते हैं, उसको ग्राइंड कर लेते हैं, एंड देन जो है ना लिक्विड जो होता है वो मिल्क हो गया। फिर उसके बाद में उसको जो है ना फाड़ के आप जो है ना बनाते हैं टोफू, राइट? तो वो प्रोसेस कैसे होता है? उसमें लाइक लेमन यूज होता है या केमिकल नहीं कोई नहीं यूज नहीं होता है? नहीं नहीं। अ, अभी एक भाई साहब ने लिखा है कि सोया में प्रोटीन 44% होता है। पहले उसका जवाब दूं। देखिए, सोया का जो दाना होता है उसमें प्रोटीन लगभग होता है 35 के करीब। जब आप उसे रोस्ट करते हैं, हल्का फुल्का रोस्टिंग करते हैं, तो उसमें प्रोटीन 54% तक पहुंच जाता है, इसका मॉइस्चर खत्म हो गया। तो ये उसके लिए क्लियर कर दिया मैंने कि जो बिल्कुल रॉ वाला है उसमें 35 और रोस्ट करने के बाद 54। अब ये यहाँ पे आती है कॉगलेंट की बात। कॉगलेंट बोलते हैं फाड़ने वाला जो हमारा होता है। हम्म, देखिए, जब आप घर में दूध फाड़ते हैं तब आप उसमें विनेगर या नींबू यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं तब नींबू या विनेगर को अगर आप यूज करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सारा खेल जो होता है वो कॉगलेंट का बहुत बहुत बड़ा रोल है। आपके टोफू की जो सारी क्वालिटी बनती है वो कॉगलेंट पे ही डिपेंड करती है। अ, अब कॉगलेंट में कमर्शियल में कोई विनेगर या लेमन यूज नहीं करता। सिट्रिक एसिड यूज होता है या फिर कैल्शियम लैक्टेट यूज होता है। एक जापानीज सी सॉल्ट होता है, उसको निगारी बोलते हैं कई लोग, वो यूज करते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ जो अच्छा काम करते हैं वही यूज करते हैं। अब जो जो थर्ड क्लास काम होता है, हिंदुस्तान में थर्ड क्लास ही ज्यादा होता है। वो जो आपके टॉयलेट के अंदर जो साफ करने वाला एसिड होता है वो उससे फाड़ देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो तुरंत फाड़ देता है। और वो टोफू को तुरंत फाड़ देता है। जैसे ही डाला आपने उसी टाइम टोफू विद इन 3 to 5 सेकेंड सॉलिड अलग और मिल्क लिक्विड अलग। बट वो उससे उसकी क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास बनती है। वो टोफू ऐसा होता है कि 3-4 घंटे में खा लिया तो ठीक, वरना उसके बाद वो पिंक पड़ना शुरू हो जाता है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। वो आपको रेडी पटरी और इस लेवल का टोफू वो होता है। जो ढंग का टोफू आपको बिकेगा वो उसमें नहीं यूज होता। और हम जैसे मैं अपना ही केस बताता हूँ। अब हम सप्लाई करते थे देखो 5 स्टार के अंदर। और दिल्ली का 5 स्टार मतलब आप समझ सकते हैं कि सारे जो भी बाहर से आ रहे हैं लोग, फॉरेन के क्लाइंट आ रहे हैं, तो उनकी टेस्टिंग होती है। वो आपकी फैक्ट्री एक उनका पूरा का पूरा वो होता है। 5 स्टार के अंदर टेंडर भरे जाते हैं। वो टेंडर भरते हैं, जब आप टेंडर में पास हो जाते हैं तो उससे पहले वो आपकी फैक्ट्री पे एक विजिट करते हैं। वो आपकी फैक्ट्री का पूरा देखते हैं कि कैसे आप बना रहे हो, क्या किस तरह का क्या सीन है। फिर जो टोफू आपने दिया है उसकी भी टेस्टिंग अपने लेवल पे कराते हैं। तो वो सब पकड़ लेते हैं। अगर कुछ भी है उनके बंदे होते हैं अपनी, उनकी एजेंसी थर्ड पार्टियां जो होती हैं पकड़ती हैं। हम यूज करते थे कैल्शियम लैक्टेट और सिट्रिक एसिड का मिक्सचर। हमारे टोफू का रेट बहुत हाई जाता था क्योंकि कैल्शियम लैक्टेट जो आता है वो 200 रुपए किलो के करीब आता है। ये प्री कोरोना बता रहा हूँ मैं, अभी पोस्ट कोरोना तो मैं टोफू बना ही नहीं रहा। तो अभी हो सकता है वो कैल्शियम लैक्टेट 270-80 पार कर गया। तो उससे अब कैल्शियम लैक्टेट क्यों यूज करता था मैं, बाकी सिट्रिक एसिड से करते हैं वो 50 रुपए किलो आता है। कैल्शियम लैक्टेट करने का कारण एक था, कैल्शियम लैक्टेट से जब फाड़ते हैं तो एक तो वो जो सोया की बीनी स्मेल होती है जो टोफू के अंदर, बहुत सारे मित्रों का भी ये क्वेश्चन था वो कैसे जाएगी। देखो, नेचुरल एसेंस है, उसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। वो एक हद तक आप कम कर सकते हो, जीरो हो जाएगी ये असंभव है। कैल्शियम लैक्टेट में वो सबसे कम होती थी। हमने बहुत सारे सॉल्ट ट्राई किए फाड़ने के लिए। लैक्टेट के अंदर सबसे बढ़िया रहता है। और दूसरा, लैक्टेट के अंदर एक तो उसकी फॉर्मनेस आ जाती है, टोफू की पकड़ पूरी आ जाती है, आपस में पूरा शेप बड़ा अच्छा आ जाता है। और शेप के बावजूद उसकी सॉफ्टनेस बनी रहती है। जो एक किसी भाई ने अभी ग्रुप में या मेरे पोस्ट पे लिखा था कि हम जब टोफू खाते हैं तो टाइट क्यों बनता है। टाइट बनता है वो जो आपको बताया मैंने, उस सल्फ्यूरिक एसिड से जो फाड़ते हैं उसमें टाइट बनता है।
जो ढंग का फाड़ेगा वो कभी टाइट नहीं बनेगा। कैल्शियम लैक्टेट से हम फाड़ते हैं, बिल्कुल टाइट नहीं बनता। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यही मेरा भी क्वेश्चन होने वाला था कि जो है ना कई बार हम खाते हैं तो बहुत टाइट लगता है और कई टोफू जो है ना बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होते हैं। ओके। वो यही रीजन है उसका, क्या कहते हैं अपना, कॉगलेंट की वजह से। एक कॉगलेंट डालने का तरीका भी होता है। अब जैसे 90 डिग्री पे मैंने आपको बता दिया कि मिला दिया जाता है। अब वो कॉगलेंट मिलाया भी कैसे जाता है, जैसे हम क्या करते थे, 2 लीटर पानी गर्म कर लेते थे, एक लड़का गर्म कर लेता था, उसमें कॉगलेंट मिलाया जाता था। हम जो भी मिक्सिंग का रेशियो होता था, वो जब आप बैठोगे जो भी बनाएगा तब मैं गाइड कर दूंगा कि कितना कितना क्या डालते हैं। तो हम उस 2 लीटर पानी के अंदर वो पूरा का पूरा मिला लेते थे। और उसके बाद जो हमारा एक बैच होता था, 40 लीटर मिल्क, सोया मिल्क का एक बैच बनता है, उस 40 लीटर में वो 2 किलो गर्म पानी में मिला हुआ कॉगलेंट मिला देते थे तुरंत। तो वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर आराम से सॉलिड्स अलग हो जाते हैं उसके, और पानी अलग हो जाता है। ओके। तो मिलाने के तरीके पे भी होता है। कई लोग क्या करते हैं, सीधा कॉगलेंट ठंडे पानी में डाल के घुमा दिया या वैसे ही डाल दिया, नहीं, उससे बात नहीं बनती। उस गर्म पानी में जब कोई चीज मिलाई जाती है तो वो बहुत जल्दी अच्छा असर करती है उसके ऊपर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन मेरा है ये कि जैसे ये मिल्क बन गया एंड टोफू बन गया, तो इनकी शेल्फ लाइफ क्या होती है कि आपके यहाँ से बनने के बाद में कितनी जल्दी पैक करके कितनी जल्दी भेजना होता है? ये किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ जो होती है, फूड प्रोडक्ट की, वो डिपेंड करती है उसकी पैकिंग पे। टोफू की शेल्फ लाइफ अगर आप उसे ओपन में रख देते हो, जैसे पनीर रख दिया जाता है, तो यहाँ पे पनीर से ज्यादा केयर चाहिए होती है टोफू को। अगर आप ओपन में पनीर को रख के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पनीर दो दो दिन में खराब होता है, तो टोफू एक दिन में हो जाएगा। सेम केस सोया मिल्क के साथ है। अगर आपका नॉर्मल डेयरी का मिल्क 2 दिन चलता है, तो सोया मिल्क एक ही दिन चलेगा। केयर ज्यादा चाहिए होती है। हमारे में हम यूज करते थे 2 टाइप की पैकिंग। जो एक वैक्यूम पैकिंग आती है, उसकी शीट 3 लेयर शीट भी आती है, 4 लेयर भी आती है। उसमें जब आप वैक्यूम पैकिंग करते हैं, तब टोफू की शेल्फ लाइफ 1 महीना चलती है। चल ज्यादा भी जाता है वैसे, 2-3 महीने भी, मतलब अगर सही से केयर करी जाए तो चल जाता है। बट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है आपको कि आप 1 महीने से ऊपर लिखें, तो एक ही महीना लिखना बेहतर रहता है। हम अपना बनाया हुआ 3 महीने में भी खा लेते थे, हमें पता होता था हमने कैसे रखा है, अच्छे से रखा है इसलिए। और दूध की जो पैकिंग होती है, वो जो आप सिंपल पैकिंग करते हैं, जो आपने देखा होगा जिम वगैरह में जो आता है, हम्म। पाउचेस के अंदर जो आता है, उसकी आप ठीक ठाक मान के चलें तो वो 2 दिन चलता है, बस उससे ज्यादा नहीं चलता। 2 दिन भी तब चलेगा जब उसे फ्रीजर में रखा, ओ फ्रिज में रखा होगा, फ्रीजर में नहीं। हाँ, एक चीज मैं और सबको बता दूं यहाँ पे, टोफू और दूध, सोया मिल्क जो है, ये फ्रीजर में नहीं रखे जाते, जमाए नहीं जाते। टोफू को रखने का बेस्ट टेम्परेचर जो होता है, वो होता है 3 से 8 डिग्री। और सेम उसका होता है सोया मिल्क का। ये कह सकते हैं जहाँ कोल्ड ड्रिंक रखी जाती है, वहां पे टोफू रखवा सकते हैं आप। फ्रीजर में रखेंगे, टोफू जम गया, जमते के साथ जब वो वापस उसमें आएगा तो वो खराब हो चुका होगा। सेम केस उसके साथ है, सोया मिल्क के साथ। तो इसको जमने नहीं देना है। तो हाँ, इसके लिए स्पेशल टेम्पर वो फ्रिज आते थे। जो मार्केट में डीप फ्रीजर आते हैं वो नहीं आते। एक और फ्रीजर आते हैं जो प्लस में चलते हैं, या कन्वर्टेबल कहते कह सकते हैं। हम कन्वर्टेबल यूज करते थे। उसमें हम 4-5 डिग्री के ऊपर 4 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर सेट करके रखते थे। सबसे परफेक्ट टेम्परेचर वही होता है उसका। और जो हम बड़ी इंस्टीट्यूशनल पैकिंग हमारी जो आती थी, जो हम 5 स्टार वगैरह में देते थे, उसमें हम एलडी की शीट यूज करते थे। जो एलडी की शीट होती है, जो आपने देखा होगा, जो दूध आप लेते हैं, वो उसी में पैक होता है। दूध दूध जो देखते हैं आप, उसमें वो आराम से 7 दिन चल जाता है। और किसी भी 5 स्टार में 7 दिन रखा नहीं रहता। वो डेली बेसिस पे या 2 दिन के उस पे लेते हैं, तो वहां वो देते थे। रिटेल में जो हम थोड़ा बहुत बेचते थे, अपना जिम वगैरह में जाता था, वो हम वैक्यूम पैकिंग करते थे 200 ग्राम की या 100 ग्राम की। उसमें हम 3 लेयर शीट यूज करते थे। वो 1 महीने चलता था। उसके लिए फिर आपको वैक्यूम पैकिंग की मशीन अलग से खरीदनी पड़ती है, जो 70-80 हजार की वो मशीन आती है। उस मशीन की फोटो और डिटेल मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और अपने प्लांट की भी फोटो मैं आपकी ग्रुप में डाल दूंगा। ग्राइंडर, बॉयलर, और जो छानने का वो सारा प्रेस वगैरह का, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। हाँ।
अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि अपने क्लाइंटेल हम कैसे तलाशेंगे। जैसे आप तो दिल्ली में हैं और आपका मुझे मालूम है कि आप जो है 5 स्टार आपके जो होटल्स आपके क्लाइंट हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ में ये लेवरेज नहीं होगा। मे बी कुछ सिटीज में होगा, कुछ में नहीं होगा। और तो माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो है ना, हम लोग जो है, जो नॉर्मल पीपल हैं, वो अपने क्लाइंट को कैसे ढूंढेंगे और कैसे उससे आगे बढ़ेंगे। जी हर्ष हेलो। भाई। आवाज। हाँ, देखिए, हमारे पास यहाँ जब आप बड़े शहर में रहते हैं, दिल्ली मुंबई जैसी जगह पे, तो आपके पास मार्केट हर चीज की होती है क्योंकि भीड़ इतनी है। अब हम लेकिन बाहर में भी जो टोफू बिकता है, वो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, उसे सोया पनीर या पनीर बोल के ही बेचते हैं। देखिए, ऐसे एक ठीक ठाक लेवल पे ही बेच पाएंगे आप। अगर आपको इसे आगे बढ़ाना है, सही मार्जिन पे बेचना है, तो आप टोफू बोल के ही बेचिए, वैक्यूम पैकिंग करके बेचिए, शेल्फ लाइफ मिलेगी आपको 30 दिन की। टोफू को टोफू बोल के ही बेचिए, इसे पनीर बोल के मत बेचिए, या सोया पनीर बोल के मत बेचिए। पनीर का इसे अगर आप सस्ता ऑप्शन बना देंगे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि अब तो सोयाबीन भी महंगी हो गई है, पहले 50 की थी, अभी 70 के करीब चल रही है, बीच में और ज्यादा टच करके आई है। तो टोफू बेच बोल के ही बेचेंगे, तभी इसे पनीर से महंगा या पनीर के आसपास का बेच पाएंगे। वैसे ये पनीर से महंगा प्रोडक्ट है, अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो ये पनीर से महंगा प्रोडक्ट है। उसका रीजन यही है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो पनीर से बहुत अच्छी होती है। और पनीर मार्केट में 99% जो है वो एडल्टर्ड ही आता है। 99% बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। वो एडल्टर्ड ही आता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू आप गूगल पे पनीर की देखते हो वो नहीं होती। लेकिन जो टोफू आप खा रहे हैं उसमें 90% चांस है कि जो गूगल पे पड़ा है वही होगी। क्योंकि टोफू में कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है, एडल्ट्रेशन करने की ही जरूरत नहीं है। वो बिना एडल्ट्रेट किए ही उस रेट का बनता है, और कुछ मिलाएंगे तो मिलाने का खर्चा ज्यादा पड़ेगा। तो टोफू बोल के ही बेचिए। और इसको टारगेटेड ऑडियंस इसका बना सकते हैं, जो हेल्थ के हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनको आप बना सकते हैं। वीगन कम्युनिटी के भरोसे मत बैठिएगा, मूर्ख लोग हैं वैसे तो वो, उनके भरोसे सुन लेंगे तो बुरा मान जाएंगे। बहुत सारे मेरे कस्टमर हैं, पर उन्हें पता है मैं उनके बारे में यही विचार रखता हूँ। तो वीगन का लोगों के भरोसे आप नहीं कर सकते काम तो। और ना कभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई वीगनिज्म की आंधी आने वाली है। आप हेल्थ वालों को काउंट टैकल कर सकते हो यहाँ पे, हेल्थ प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं, या कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके आप ट्राई कर सकते हो, जो ईस्टर्न क्विशन बेचते हैं, जो थाई कोरियन बेचते हैं। ये एक्चुअली वहीं का प्रोडक्ट है। टोफू सोया मिल्क जो है नॉर्थ वो उधर ईस्टर्न कंट्रीज का प्रोडक्ट है। जापान और चाइना में 5000 साल से खाया जा रहा है दोनों प्रोडक्ट को। तो इस तरह का आप टारगेट कर सकते हो इसमें। नकली पनीर बोल के बेचोगे, सोया पनीर सस्ता पनीर बोल के बेचोगे, कभी मार्केट में लागत नहीं आएगी। और बहुत ज्यादा बेचना पड़ेगा, क्वांटिटी हाई रखनी पड़ेगी, और बहुत घटिया क्वालिटी का बनाना पड़ेगा, वो एक सल्फ्यूरिक एसिड वाला। मजा भी नहीं आएगा आपको, थोड़े दिन में या तो दुखी हो जाओगे, या फिर मतलब नहीं, जो जितने भी लोग ये सब कर रहे हैं वो उन्हें मजा भी नहीं आता काम का। मौका ढूंढते रहते हैं कुछ और बिजनेस मिले और उसमें निकल जाए। तो अच्छे लेवल ठीक ठाक करोगे तभी इसमें सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज बड़ी जल्दी हिम्मत टूट जाएगी। क्योंकि पनीर का रिप्लेसमेंट बोल के नहीं बेचा जा सकता। आप ये बोल सकते हो कि पनीर जैसा पर पनीर से पौष्टिक, ये बोल सकते हो। लैक्टोस इंटॉलरेंस जो लोग हैं आज की बहुत ज्यादा अच्छी खासी आबादी है, जिनको दूध और दही, दूध डेयरी प्रोडक्ट हजम ही नहीं होते, उनको कुछ ना कुछ पेट में ग्लॉटिंग, एसिडिटी वगैरह होने लगती है, वो आपका अच्छा एक टारगेटेड ऑडियंस है। स्पोर्ट्समैन बहुत ले सकते हैं। टोफू के अंदर 20% के करीब जो है अपना प्रोटीन रहता है टोफू के अंदर, और बाकी भी अमीनो एसिड वगैरह, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो आप उनको टारगेट कर सकते हो, बच्चों को टारगेट कर सकते हो, आप स्कूल के बच्चों को। इंडिया में माल न्यूट्रिशन बहुत होता है, तो वहां आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो ये अगर आप इस तरह से अपना कुछ मार्केटिंग प्लान करके चलेंगे तो हो जाएगा। पनीर की रिप्लेसमेंट बोल के बेचेंगे तो भाई नहीं हो पाएगा, मैं बड़ा क्लियर बोल दूं आपको, नहीं हो पाएगा फिर उस केस में।
हर्ष भाई, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आई मीन अगेन, ये मैं अपने जो ऑडियंस हैं उनके लाइक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि जो ना मार्केटिंग कैसे की जाती है, आप इसमें एक्सपर्ट हैं। ओके, तो से आपने टोफू बना लिया। ओके, और कॉर्नर शॉप में या जो है ना जो ग्रोसरी शॉप हैं या जो बेकरी हैं जो टोफू सेल करती हैं, तो उनको कैसे अप्रोच करेंगे? आई मीन आई अंडरस्टैंड कि ये केवल टोफू स्पेसिफिक नहीं है, पर आप बिजनेसमैन हैं, सामने बैठे हुए हैं, तो मैं इस प्रश्न को पूछना चाहूंगा कि आप कैसे अप्रोच करेंगे उन्हें। बात देखो, यही डिफरेंस आ जाता है। मैंने रोड साइड दुकान या बेकरी को कभी अप्रोच ही नहीं किया। हाँ, ये है कि मैं किसी 5 स्टार के सामने से निकल रहा होता था तो उसमें घुस जाता था कि भाई मेरे को परचेज का नंबर चाहिए या सप्लाई का वहाँ नंबर चाहिए, वो तुरंत भेज देते थे, वहां चले जाता हूँ मैं। या फिर हम मॉडर्न ट्रेड में हमने ट्राई किया था, राज जैसे दिल्ली में राज मंदिर वगैरह है मॉडर्न ट्रेड, लेकिन ये लोग बहुत पैसा मांगने लग गए हैं अब। किसी जमाने में ये फ्री में रख लेते थे, अभी आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के पैसे मांगते हैं कि 75,000 दे दो तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, एड में आ जाएगा। तो ये तो देखो, मार्केटिंग का तो बंदे, मार्केटिंग वाले को वो तो अब मार्केटिंग उतर के ही पता चलता है। हम और ये वैसे रेगुलर दुकानों पे रख नहीं सकते, आप डेयरी वालों पे रख सकते हैं, परचून की दुकान वाला जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत पनीर लेता है वो नहीं रखेगा, डेयरी वाला रख सकता है। ये डेयरी जो अच्छा माल बेच रहा हो, या जिनके आसपास जिम हो, जिम वाले जो हैं वो माल बेचते हैं। जिमों के अंदर फ्रिज होते हैं, वहां पे आप बेच सकते हैं, जिमों में बड़ा अच्छा काम हो जाता है। वो लोग बेचते हैं वहां पे, पनीर के 100-100 ग्राम के पैकेट आप बना के बेच सकते हो, मसाला पनीर बना के, जिसमें आप ऑलरेडी थोड़ा मसाला वगैरह डाल के बना के रखोगे। तो वो जिम वाले बच्चे पनीर भी खाते हैं, सोया मिल्क भी पीते हैं, दोनों चीजें होती हैं उनकी। वही आपका टारगेटेड ऑडियंस, वो कस्टमर होना चाहिए। सब दुकानों पे नहीं हो बिकता ये, थोड़ा यूनिक प्रोडक्ट है तो डिफरेंट है। अभी इंडिया में एक्सेप्टेंस भी नहीं है टोफू की, अब लोग टोफू को जानते ही नहीं है, सोया पनीर के नाम से बेचते हैं, तो कैसे पता चलेगा आपको। बात वही है। और कुछ भाइयों ने पूछा था कि पनीर की रिप्लेसमेंट बन जाती है कि नहीं। देखो, बन सब जाता है, शाही पनीर बन जाएगा, इससे कढ़ाई पनीर बन जाएगा, लेकिन इसे बोल के नहीं बना सकता कोई कि हम सोया पनीर, उसको बोलो कि टोफू बता के बनाए। ये ये ना बोले कि ये पनीर ही है, नहीं भाई, वो गलत हो जाता है। मैं आपको केस बताता हूँ एक। मैंने जिनसे काम करना सीखा था, वो एयर केटरिंग सर्विसेज को देते थे। एयर केटरिंग सर्विसेज होती हैं जो एयरलाइंस को खाना देती हैं। तो ये एयर इंडिया, बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे लेती थी, वहाँ ये कंपनियां जो है पनीर बोल के चला देती थी कि ये पनीर है। भाई एक कस्टमर आ गया समझदार, उसने खाते ही पहचान लिया भी टोफू है, वो कोर्ट तक ले गया मैंने। कोर्ट में जाके पेनल्टियां भी भरी और सब कुछ, आज जुड़े सब इन एयर इंडिया वगैरह में। उन्होंने कहा टोफू को टोफू ही लिखोगे, पनीर नहीं लिखोगे। आप बनाओ जो बना रहे हो, उसका शाही पनीर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें लिखो मेड विद टोफू। शाही टोफू। हाँ शाही टोफू लिखो, शाही पनीर लिख दो, लेकिन लिख दो उसमें कि ये टोफू से बना हुआ है। तो वो बड़ा कांड हो गया था उसमें। हाँ, इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो टोफू ही बोल के बेचो, वो बेस्ट है। क्योंकि उस अभी एक भाई ने एक क्वेश्चन डाला था ग्रुप में कि लाइसेंसिंग वगैरह की दिक्कत हो गई, छापा मार दे, हल्की क्वालिटी का है। नहीं, अगर आप टोफू बोल के बेच रहे हो, कोई फूड इंस्पेक्टर आपको कुछ नहीं कर सकता अगर आपने सारे मापदंड करे हुए हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन में पनीर से बेहतर है। कोई ये नहीं बोल सकता आप घटिया क्वालिटी की चीज बेच रहे हो। पहली बात तो ये सब जानते हैं टोफू। पनीर हिंदुस्तान में ही खाया जाता है, बाकी दुनिया को पनीर का नहीं पता है। टोफू के बारे में लगभग सारी दुनिया को पता है, बाहर इंडिया के। तो टोफू की जो एक्सेप्टेबिलिटी है बाहर, वो ज्यादा है पनीर से। एक क्वेश्चन जो है ना, जो प्रायः लोग कंफ्यूज करते हैं, वो सोया चाप को सोया मिल्क या टोफू से लिंक मान नहीं लेते हैं। यू कैन आंसर इट भाई। नहीं देखो, सोया चाप में सिर्फ नाम में ही सोया होता है, और वो 100% मैदा से बनती है, 100%। एक भाई ने अभी लिखा था कि उसमें थोड़ा सोया का चूरा डाल देते हैं, नहीं भाई, कुछ चूरा पूरा नहीं डलता। टोटल 100% सोया चाप जो है मैदा की बनती है। कोई एक आध भला आदमी होगा जो आटे से बना लेता होगा, बस। कोई सोया से नहीं बना रहा। सोया से एक ही कंपनी बनाती है, सिर्फ एक कंपनी बनाती है, वेजिले नाम की कंपनी है। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे उसकी, और बाकी जो मार्केट में जो सोया चाप आती है उसमें 5 गुने का फर्क है रेट का। जो आपको मार्केट में 70-80 रुपए की बिकती है, वो 320 रुपए किलो बेचते हैं, वो 100% सोया की बनाते हैं।
तो इतना फर्क आ जाता है चीज में कि टैलेंट होता है बनाने में सोया चाप में। बाकी ये सब महंगा, टोटल महंगा होता है। एक छोटी सी मशीन आती है, वो मैदे को घुमाती रहती है जब तक वो शेप नहीं ले लेता, टाइट नहीं हो जाता। आप अगर इस गलत फहमी में खा रहे हो कि उसको खा के आपको प्रोटीन मिल रहा है, तो भाई अभी से छोड़ दो। वो न्यूटेला या सफोला की सोया चंक्स आती हैं, वो खा लो, इससे बढ़िया। चाप फर्जी प्रोडक्ट है, सोया चाप टोटल फर्जी प्रोडक्ट है। गुड। एक्चुअली मैं भी उसी सेगमेंट में हूँ। मुझे जो है ना हमेशा ऐसा लगता आया है कि जो सोया चाप जो है बहुत हेल्दी होता है। नहीं नहीं, टोटल मैदा होता है त्रिपाठी जी, कुछ नहीं होता। और कोई एक आध आटे से बना, एक्चुअली मेरा ही एक मित्र है, मेरी फेसबुक आईडी में भी है, उसके दादाजी ने सोया चाप शुरू करी थी सबसे पहले। सबसे पायनियर है वो उसके। सोया चाप बनाते हैं वो भी आटे से बनाते हैं। सोया उनको भी नहीं पता कैसे डलेगी इसमें। ओके, ऑलराइट। ओके, तो अभी हम लोगों ने सब पूरा ये कवर कर लिया, फाइनल सेल तक कवर कर लिया। अब एक दो बेसिक क्वेश्चन मेरे होंगे, उसके बाद जो है ना मैं पब्लिक को बोलूंगा कि उनको जो क्वेश्चंस करने हैं वो कर सकते हैं। जो मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो है ये कि इंडिया में हर चीज में आपको मालूम है कि बिजनेस आप कर रहे हो तो दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट, जो आपने आंसर दे दिया कि अगर आप ठीक से करोगे तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम है कंपटीटर्स जो है ना कट साउट करते हैं जाके कि जो है ना आपकी अच्छी चीज को खराब करके बर्बाद करके कम पैसे में बेच देते हैं। तो वो क्या एंगल आते हैं इस बिजनेस में? कंपटीटर का मैं आपको हालत बताता हूँ। सबसे ज्यादा सोया मिल्क और जो टोफू है उसकी खपत इंडिया में पंजाब में है। या ये कह सकते हैं आपकी पूरा टोफू हिंदुस्तान में जितना बिकता होगा, मेरे ख्याल से 90% अकेला पंजाब में बिकता होगा। उसका कारण ये है कि पंजाब में मतलब उनके खाने में पनीर का ट्रेडिशन है। वहाँ पे एक मिडिल क्लास आदमी अपने घर में हर समय पनीर रखता है। सुबह पनीर का पराठा खाते हैं, दिन में एक बार पनीर की सब्जी बनती है उनके यहाँ पे। एक वो है, मतलब उनका ट्रेड आदत आदत में है। तो वो लोग टोफू के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि लगभग हर दूसरे घर से एक बंदा बाहर गया हुआ है इंडिया के। तो वो बाहर जाके जब टोफू वोफू देखता है तो उसका बड़ा दिमाग घूम जाता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो यहाँ बताता है, तो यहाँ टोफू खाना शुरू करते हैं। फिर पनीर है तो पनीर के साथ टोफू है, तो वहाँ टोफू बिक जाता है। और वहाँ पे इतना कट थ्रोट कंपटीशन था, मैं बताऊंगा तो बंदे यकीन नहीं करेंगे। जिस जमाने में सोयाबीन 40 रुपए की आती थी, वो 40 रुपए किलो का टोफू बेच देते थे। वाह। 40 पंजाब में इतना वो कंपटीशन था, बहुत कंपटीशन था। 40 रुपए किलो में टोफू मिल जाता था। अब वो कैसे करते थे, क्या करते थे, वो कभी बहुत लंबी कहानी चल जाएगी, लेकिन ये हाल है। तो अब उसमें यही आपके पास एक बचता है कि आप अपनी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करो। जो आपकी चीज खा रहा है वो खाएगा, और रिटेलर को आपको मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि वो रखेगा ही नहीं तो कस्टमर को भी मिलेगा कहाँ से। मेन यही है। लेकिन अब फिर भी आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी होगी। अगला अगर रेट गिराएगा तो दो ही चीजों से गिरा सकता है। या तो वो अपना क्वालिटी बहुत ज्यादा हल्की बनाएगा, या वो अपना लॉस पे काम करेगा। लॉस पे कोई आदमी कब तक काम कर लेगा, और क्वालिटी गिराएगा तो बिकेगा कैसे। तो आपको क्वालिटी नहीं गिरानी। रेट थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो कि कोई मार्केट में आया है तो आप थोड़ा बहुत रिटेलर को इस टाइम मैनेज कर लो, उसे मार्केट से उड़ा के फिर अपना ठीक ठाक पे आ जाओ। ऑलराइट। ये कर काफी सकते हैं अच्छा, आप। काफी अच्छा डिस्कशन रहा। अभी जो है ना मैं एक थोड़ी समरी दे दूं, फिर आखिरी वर्ड आपको बोलना है। समरी है ये कि आपने जो भी हमसे पॉइंट्स जो जितने भी डिस्कस किए, इसमें मैं आपसे बाद में भी बात करूंगा। और इसमें जैसे कुछ एक चीजें हैं जैसे कि मशीन हुई है ना, और जो भी आपके जो है ना की पॉइंट्स हैं वो आप हमको एक बार हमें व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो वो मैं भी जो है ना बाद में ग्रुप में पोस्ट में खूब अच्छे से लिख दूंगा कि सप्लायर्स कौन से हैं। एक एक मिनट चाहूंगा मैं, मशीन का बात करना भूल गया। मशीन देखिए, मशीन इसमें दो तीन तरह की आती है। एक चाइनीज मशीन आती है, बहुत सस्ती आती है, 1.5 लाख के करीब में आ जाती है, 1.5 से 2 लाख रुपए में। वो बहुत वाहियात टोफू बनाती है, उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। और वो किसी काम की नहीं आती, बिकती भी नहीं है, कूड़े में पड़ी रहती है। वही हमने भी ले ली थी, किसी तरह से निकाल दी। एक इंडियन मेड आती है, वो मशीन सही रहती है, उसमें बहुत अच्छा आउटपुट आता है। वो थोड़ी महंगी आती है, बट वो शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अब नई मशीन कभी ना लें, जो भी कर रहे हैं
मशीन पुरानी खरीदें, मिल जाती है, अवेलेबल आराम से हो जाती है। सारी स्टील की मशीन होती है, 10 साल पुरानी भी लोगे कॉलिंग से चमकाओगे, नहीं हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता नई है पुरानी है। तो पुरानी मशीन लो, नई में मत लो। नई में 6-7 लाख रुपए लगेंगे, पुरानी आपको मिल जाएगी 2.5-3 लाख रुपए की, पुरानी लो। अब त्रिपाठी जी आप कंटिन्यू करिए। हाँ कि बेसिकली यही है जाके कि मशीन कहाँ से लेनी है ना, और पैकेजिंग वाले जो पॉइंट्स हैं इनमें थोड़ी सी हेल्प जो है ना लोगों को चाहिए होती है। तो उसमें मैं चाहूंगा कि आप जो है ना हमें 1-on-1 में अगर मुझे बता देंगे तो मैं ग्रुप में जो है स्टिकी बना दूंगा, और आप जो है आप अपने आप भी जो चैट थ्रेड चला आ रहा है आप उसमें खुद लिख सकते हैं, मैं उसको भी स्टिकी बना सकता हूँ, है ना। तो एक तो ये पॉइंट हमारा हो गया। तो अब ओवरऑल सारी बातें क्लियर हो गई हैं। आखिरी में मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए आपको जो और जो भी आप बोलना चाहें जो मैं ना पूछ पाया हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आप मुझको ऐसा ट्रीट करो कि मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, राइट। तो अब आपको अगर कोई ऐसी बात हो जाके जो आप अपनी ओर से बताना चाहो वो आप बता दो, फिर इसके बाद में हम पब्लिक से बोलेंगे जाके, उनके जो प्रश्न होंगे उनके हम लोग 10 मिनट उत्तर देंगे एंड देन वी गो फ्रॉम देयर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो भी इसके बारे में काम करना चाहते हैं वो सबसे पहले कल सुबह जाके मार्केट से सोफिट उठाएं। सोफिट या कोई सा भी सोया मिल्क जो आ रहा हो वो उठाएं। प्लेन फ्लेवर उठाएं, कोई इसमें मैंगो वैंगो वाला ना लें, सिर्फ प्लेन फ्लेवर लें। 1 लीटर का लें, उसको पी के देखें, उसकी 1 कप चाय बना के देखें। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो नए बंदे आ रहे होते हैं उन्हें ये लगता है कि वो इस डेयरी मिल्क से सोया मिल्क को रिप्लेस करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता। ना तो सोया मिल्क में बस नाम ही मिल्क है, डेयरी जैसा ना तो स्वाद होता है और ना उसका चाय बनती है, और ना उसे प्लेन आप चीनी घोल के पी सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी बंदा काम करना चाह रहा है सबसे पहले वो कल 1 लीटर लाए। 1 ही लीटर लाए, 200 ml वाला ना लाए। क्योंकि जब 1 लीटर अपने आप खत्म करोगे ना अपने, तब आपको समझ आएगा कि उस 1 लीटर को खत्म करने के बाद समझ आएगा कि भाई ये क्या बवाल है। तो वो करो। उसके बाद अगर आपका मन कहता है कि हाँ भैया हम इसमें काम कर सकते हैं, ये चीज बिक सकती है, तब आप उसमें आना। और कोई भी बंदा मशीन खरीदने की जल्दबाजी ना करे, बिल्कुल भी ना करे। अपने आसपास में कोई मैन्युफैक्चरर देखिए, उससे बनवाना शुरू करिए। मार्केट में एक कुछ दिन घूमिए, अपना प्रोडक्ट बेच के देखिए। अगर आपको लगता है कि आप दिन के 50 किलो बेच सकते हैं इसे टोफू को, या 100 लीटर दूध बेच सकते हैं सोया मिल्क, तब आप अपना सेटअप डालना। मशीन तो आ जाएगी आपकी 3-4 लाख रुपए में। लेकिन जो रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो महीने के होते हैं, वो बहुत लंबा, आपको 1 साल के अंदर हो सकता है आप 10 लाख के नीचे आ जाओ, अगर सही से काम नहीं बन पाता। क्योंकि हर बिजनेस में ऊपर नीचे होते हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो उड़ जाते हैं। तो मशीन लेने की कोई भी जल्दबाजी ना करे। वो बना बनाया प्रोडक्ट कहीं आपने आसपास के किसी मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर लो कि भाई मेरे को इतना बना के दो, आप 20 किलो पसंद का अपनी का बनवा लो। कॉगलैंड मैं आपको बता दूंगा कैसा पड़वाना है, वो उससे बनवाओ, अपनी पसंद का पैकिंग करवाओ, वो बेचो। उसके बाद उतरना मार्केट के अंदर। और ये जरूर करना जो मैंने आपको बोला, सोया मिल्क 1 लीटर पीना जरूर है भाई। गरम करके पियो, चाय बना के पियो, कॉफी बना के पियो, दूध चीनी डाल के पियो। एक वो हमारे दद्दा है पहलवान, वो कहते हैं कि इसके अंदर क्या कहते हैं वो, इलायची घोल लोगे तो मजा आ जाएगा। भाई कल इलायची घोल के भी देख लेना, कितना मजा आएगा वो देख लेंगे। तो ये सारी चीजें करो, और उसके बाद बात करो। उसके बाद मन मानता है तब बात करेंगे। बाकी मेरा नंबर है आपके पास, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए हूँ। मशीन की हेल्प हो, प्रोडक्ट की हेल्प हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पीएमईजीपी पे भी बता दूंगा आपको कैसे बनना है, डीपीआर कैसे बननी है। अगर किसी का बैंक में है कोई बंदा, या अच्छी बैंक में बातचीत है, तो वो काम भी करके देख सकता है। ये बहुत बस एक्सेलेंट अब पॉइंट कोई था, कोई और मैं इसको ऐड ऑन ये कर दूं कि जिनको जो है ना ये सोया मिल्क या टोफू का टेस्ट लग जाता है वो उसके जबरदस्त फैन हो जाते हैं। मैं खुद अपने घर में 90% ऑफ द टाइम मैं टोफू ही यूज करता हूँ। मैं अपने अगर मैं अपना फ्रिज आपको खोल के दिखाऊंगा तो मेरे फ्रिज में 200 ml वाले सोफिट के खूब सारे जो है ना तिवारी पाउचेज रखे होते हैं। त्रिपाठी जी, आवाज में दिक्कत आ रही है। ओके हाँ। मैं जो है जैसे एक जो ये मैं बता रहा था कि टिपिकली जो आपने बोला ना कि मतलब टेस्ट वाली बात,
तो टेस्ट में क्या है कि जिसको एक बार सोया मिल्क का टेस्ट लग जाता है उसको फिर जो है ना वो टेस्ट पसंद आने लगता है। मैं खुद जो है ना बिगेस्ट एग्जाम्पल हूँ। मैं जो है ना मैं केवल और केवल नहीं, पर हाँ मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं खूब सोया मिल्क एकदम नेचुरल फ्लेवर वाला, जिसमें कि कोई भी स्वीटन नहीं डालता हूँ, वो मैं पीता हूँ। टोफू मेरे घर में लाइक मे बी 3 बार जो है ना सप्ताह में, 7 में 3 बार रात को डिनर में टोफू बनता है। पर अगेन वो टेस्ट एक्वायर टेस्ट वाली बात होती है। पर ये भी है जाके कि अगर आप बिल्कुल बिजनेस अपना कर रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप अपना टोफू बना रहे हो, अपना सोया मिल्क बना रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका टेस्ट बिल्कुल। कैसा है। तो एनीवे अभी अब मैं जो है ना बाय बाय करता हूँ। अब मैं करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, अगर उनमें किसी के कोई प्रश्न है तो जो लोग वीडियो में हैं वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। और जो लोग चलिए मैं सबसे पहले जो है पीयूष भारती जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। पीयूष भारती जी कहाँ गए? जी भारती जी, पीयूष जी। हाँ। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था हर्षवर्धन जी, कि आपने कहा ना कि 1 kg जो सोयाबीन रहता है उससे आप जब फुलाते हो तो 3 kg बनता है, ठीक है? तो वो तीन हाँ के जी। जी पे 7 लीटर लगेगा पानी, या फिर नहीं नहीं, 3 kg 1 kg पे पे जो, 21 लीटर? नहीं नहीं नहीं, जो जैसे हम बैच बनाते थे तो 4 किलो सोया जो है 4 से 5 किलो जो जो गलाते हो, हम्म। जैसे 1 किलो गलाई आपने तो उसे 1 किलो पे 7। ओके ओके, अंडरस्टूड। हाँ जी। दूसरी चीज क्या है कि मेरा ना पहले छूट गया था कुछ, तो उसमें फंडिंग वगैरह का मैं सुन नहीं पाया, वो मेरा मीटिंग कनेक्ट ही नहीं हुआ था। ओके, तो वो मैं बाद में बात कर वो लूंगा पुराना आपसे। वाला वीडियो मैं जो है ना चलिए एडिट दोबारा करके डाल दें। पेज पे डाल दूंगा, तो वो आपको मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बेटर होगा। और किसी के भी ओके। कोई प्रश्न हो तो वो हाथ ऊपर कर सकते हैं या मैसेज में लिख दें तो मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ। तो चलिए, मुझे लगता है सभी के प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं यहाँ पे। सर बढ़िया है सर। नितिन जी, जी हर्षवर्धन से एक सवाल था। हाँ जी। हाँ जी पूछिए। जैसे कि आप बता रहे हैं ना, जैसे सोया चाप यानी कि नकली बहुत बिक रही है या मैदे की बिक रही है, तो आप उस फील्ड में क्यों नहीं जा रहे कि लोगों को सही प्रोडक्ट मिले? उसमें तो जय बहुत कंपटीशन है उसमें, सोया चाप पे तो पूछिए ही मत कितना कंपटीशन है, बहुत ज्यादा लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं और बिल्कुल मिनिमम मार्जिन पे काम होता है वहाँ पे। बहुत बुरा हाल है। मैं इसलिए जाना ही नहीं चाहता उस तरफ में, और वो डिफरेंट चीज होगी ना, उससे सोया से कोई लेना देना ही नहीं है, क्या करूंगा उधर जाके। हम्म, मेरा मानना तो ऐसा ना, लोगों को ठीक प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, वो गलत चीज खा रहे हैं तो ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों को गलत ही खाना होता है। आप जब सोया चाप 250 रुपए किलो बेचोगे तो वो कहेंगे नहीं हम 80 रुपए वाली खाएंगे। ओके, ऑलराइट, ठीक है सर। ओके। अगला क्वेश्चन सैंडी। थैंक यू नितिन जी। सो हर्षवर्धन जी, 3-4 क्वेश्चन थे। पहले तो ये कि ये जो काम है ये लेबर इंटेंस काम है या मशीन इंटेंस काम है, और आपकी कितनी एंगेजमेंट होती है इसमें? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है आपने। ये देखिए, ये लेबर इंटेंस काम है, क्योंकि जब ये बनेगा तो वहां पे बॉयलर चल रहा होता है कॉन्टिन्यूसली, और दूध का टेम्परेचर मैंने आपको बताया जब ग्राइंडर में होता है तो 100 डिग्री लेके जाना होता है। तो मई जून में तो पूछिए मत क्या हाल हो जाएगा। लेबर इंटेंस काम है, बिल्कुल ये लेबर इंटेंस काम है। मशीन का एक लिमिटेड रोल है और लेबर का अच्छा खासा रोल है। कई सेटअप सिर्फ इसलिए बंद हो गए क्योंकि लेबर भाग गई। लेबर होगी, ऐसे ही बहुत सेटअप बंद हुए हैं। बहुत बहुत सेटअप, और पानी गर्म
करके ये सब। जी, हाँ, आपकी पूछिए। कितनी एंगेजमेंट होती है इसमें? रहना पड़ता है या फिर यू कैन जस्ट ट्रस्ट ऑन द लेबर्स? सर ये डिपेंड करता है, वही बात वही होगी कि आपकी लेबर कैसी है, कितना आप ट्रस्ट कर सकते हो। कैमरे वैमरे अच्छा, अगला क्वेश्चन था, जैसे छोटे शहरों में या गांव में या बिजली कम आती है अभी भी, क्या वहां पे इस सिस्टम को लगाना अच्छा डिसीजन होगा? जो है, या फिर मिल्क को ये चलाएंगे? लिया, लेकिन ग्राइंडर चलाने के लिए तो आपको बिजली चाहिए ही चाहिए। बॉयलर आप छोटे शहर में कर रहे हो तो आप कोयला, गोबर की कंडे या कुछ लकड़ियां खरीद के जला सकते हैं। गैस की जरूरत नहीं है, वहां पे कॉस्टिंग कम हो जाएगी, पर बिजली तो चाहिए ना। आपको ग्राइंडर कैसे चलाओगे? फिर दूसरी बात, आपने बना के रख दिया है टोफू, 100 किलो बना दिया, सपोज करो 50 से 100 किलो, तो उसको कॉन्टिन्यूस रेफ्रिजरेशन चाहिए। और मैंने आपको बताया 3 से 8 डिग्री का टेम्परेचर उसे मेंटेन करना ही करना है। अब अगर 4-5 घंटे के लिए बिजली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने उसमें पानी वानी डाल रखा है, मैनेज हो जाएगा। बट अगर बिजली पूरे दिन के लिए गई, फिर तो आपका टोफू खराब होना शुरू हो जाएगा, या तो उसे बेचो फटाफट आप। तो बिजली तो देखिए, ऊर्जा तो चाहिए, कि कोई भी व्यवसाय के लिए ऊर्जा तो बेसिक नीड है। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का तो चाहिए ही चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आपको ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन चंदर की ओर से है। हाँ जी, नमस्कार नितिन भाई। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है, टू द पॉइंट बोलूंगा। मोटा हाँ, मोटे हाँ। तौर पे तो समझ में आ गया, बट अब ये मुद्दा है, एवरेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर केजी कितना पड़ता है, और होलसेल में जब हम इसको सप्लाई करते हैं तो इसको क्या रेट पे होलसेल में हम बेचते हैं मार्केट? मतलब एवरेज, मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे। देखिए, वही मैंने आपको वही बताया कि मार्केट में कंपटीशन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं सारी चीजें, रेट जो है। कई लोग लॉस पे भी बेचने लगते हैं, बट आज की तारीख में जो टोफू की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो आपकी लगभग लगभग 100 रुपए के करीब पड़ रही है 1 किलो की, जब आप ठीक ठाक बनाया। क्योंकि 60 से 70 रुपए की तो वही है आपकी सोयाबीन ही पड़ जाती है, तो सारा मिला के आप 100 रुपए का 1 किलो मान लीजिए। मार्केट के अंदर आप ठीक ठाक बेचेंगे तो अभी इसमें ये सिर्फ आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अभी इसमें मार्केटिंग कॉस्ट और जब आप लेके जाएंगे लॉजिस्टिक वगैरह वो नहीं है, तो वो आप अपना कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद बेचेंगे, तो अपना मार्जिन भी रखेंगे फिर। तो मेरे हिसाब से कम 160 रुपए का बेचना चाहिए आपको। मैं तो अलग रेट बेचता हूँ 22 स्टार में, 200-225 रुपए का भी बेचता हूँ। वहां पे तो टेंडर जाता है पूरा, उस हिसाब से चीजें चलती हैं। पहले कोरोना से पहले 130 रुपए का भी बेचते थे, कई जगह 150 का भी बेचते थे। उस टाइम सोयाबीन 44 रुपए की थी, 52 तक भी पहुंची, तो वो उस पर डिपेंड करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे यहाँ पे गैस लगती है पूरी, हम गैस यूज करते थे, नीला वाला सिलेंडर कमर्शियल जो आता है, तो हमारी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा रहती थी। आप जहाँ कर रहे हो सकता है आपको ये सब दिक्कत ना आए, तो थोड़ी कॉस्टिंग थोड़ा बहुत कम आ जाए, बहुत ड्रास्टिक फर्क तो वो भी नहीं आने वाला है। थैंक यू। एक्सेलेंट। ओके, तो हाँ, नितिन जी, आपका कोई प्रश्न है? हो गया भाई साहब, ओके, गुड, ऑल हो गया भाई साहब। एक ये सैंडी जी का एक क्वेश्चन था कि रॉ मटेरियल और मशीन सोर्सिंग कहाँ से करते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल आपके यहाँ जो खुदरा बाजार होते हैं ना, दालें वगैरह मिलती हैं, वहीं पे आपको ये भी मिलेगी, सोयाबीन भी मिलेगी। बाकी अगर आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं तो वहाँ तो खैर सोयाबीन इंडिया की 80% वहीं होती है, 80 से 90%। तो आप अगर वहाँ की किसी मंडी से ले लेते हैं अपना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और पांचवा प्रश्न था इंडिया में पर ईयर कितना नीड है और कितने की सप्लाई है। देखिए, टोफू का बिजनेस इंडिया में अभी ऐसा कोई रेगुलेटेड नहीं है सैंडी जी, बहुत कम है, बहुत कम, तो अभी गिनती में नहीं है ये कहीं पे भी। गुड, एक्सेलेंट। हर्ष भाई, बहुत जो है ना, ये मतलब बहुत नॉलेजेबल सेशन रहा।
मुझे जो है ना, मुझे समहाउ मतलब हमेशा हर आदमी को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, और मुझे गूगल में पढ़ के बहुत हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि मुझे जो है ना इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ मालूम है। लास्ट टाइम भी आपसे जब दिल्ली में मिले थे तो हमको जो है ना काफी सारी नई चीजें मालूम पड़ी थी, पर इस बार वाकई में जो आई ओपनर होता है बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट से लेके एंड तक, कि लाइसेंसिंग से लेकर और आखिरी में जो है ना मार्केटिंग तक, आपने सब कुछ बताया, और आई एम वेरी श्योर सबको बहुत पसंद आया होगा। तो आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाकी बची हुई चीजें हैं वो हम लोग जो है ना ब्लॉग में भी लिख देंगे, अपने फेसबुक पोस्ट पे भी लिख देंगे, और ऑब्वियसली किसी के भी कोई भी प्रश्न हो तो वो आप बाद में जो है हर्ष जी से पूछ भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा, और वो हमें बहुत अच्छे से मालूम है। हम सभी लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के काम के लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।